हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास से अपन इसको 13 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं 13 और 14 और जो 15 है वो उसके लिए पूरी एक क्लास चाहिए, तो वो अपन अलग ही देखेंगे। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन 13.3 के हैं। ठीक है, आप लोग इसमें किसकी वैल्यू निकालेंगे? के की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट ये, ठीक है, कितना है 0 2 ठीक है, कितना है x1 y1 x2 y। अब ये समझाना पड़ेगा तुमको दिमाग बैठ गया होगा कितने क्वेश्चन में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का और x2 कितना है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस 0 कितना होगा 3 प्लस k माइनस 2, इसको किससे बोलना है k माइनस b का होल स्क्वायर k माइनस 2 प्लस b स्क्वायर है ना, k स्क्वायर माइनस 2k कितना होगा 4k प्लस 4 k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 कितना हो जाएगा ये k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 7 जो 9 3 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 कितना होगा k स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये होगी दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। सेकंड क्या है, कितना हो जाएगा ये तो k माइनस 0 k स्क्वायर प्लस 3 का 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 9। ये अपने पास क्या होगी इक्वेशन नंबर 2। ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट वो प्रोसेस है जो अपन प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे कल, है ना। क्या हो जाएगा
13 माइनस 4 के इज इक्वल टू कितना है -4 के इज इक्वल टू कितना है -4 के तो -4 के इज इक्वल टू कितना 1 के निर्देशन क्या थे यहाँ पे ठीक है मतलब के की वैल्यू कितनी है 1 के की वैल्यू कितनी 1 ठीक है इजी था वही प्रोसेस है बताने की जरूरत नहीं वही क्या था दोनों पहले से क्या था ना दोनों इक्वेशन मैंने दोनों इक्वेशनों को बराबर में दोनों को स्क्वायर के रूप में अंडर रूट हट गया अंडर रूट हटने पर अपन ने नॉर्मल वे में इसको सॉल्व कर दिया नॉर्मल वे में इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना देख लेना इसको समझ लो बिल्कुल इजी है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है इंटरेस्टिंग है कहते हैं क्वेश्चन की कोऑर्डिनेट P and Q सबसे पहले इन दोनों को घेरेंगे फिर इन दोनों को घेरेंगे ठीक है ठीक है ओपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ओपी का क्या है cos थीटा sin ठीक है हम क्या करेंगे फॉर्मूला अपने पास वही प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 कितना है 0 माइनस एक cos थीटा का स्क्वायर प्लस 0 माइनस sin थीटा का स्क्वायर है ना 0 माइनस क्या हो जाएगा माइनस a cos थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस b sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ठीक है ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ठीक है सोल्यूशन है फिर ये तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर ऐसा नहीं कि एक कर दो इसको ठीक है इसको हम लोग का यही तो छोड़ना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ठीक है
देखो OP स्क्वायर अगर अपन इसको स्क्वायर कर देते हैं तो बस बाद में देखेंगे इसी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है ना, OQ क्या था अपने पास -a sin थीटा माइनस लगाना होगा इसका x2 कितना है इसमें 0 माइनस a sin थीटा स्क्वायर प्लस 0 माइनस ठीक है। देखो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है नहीं एक क्या अपन 0 तो इग्नोर हो गया ना, मतलब कि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया a sin स्क्वायर a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस b cos स्क्वायर cos थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर। क्या करेंगे अपन इक्वल में रखेंगे है ना, इक्वल में रखने में क्या होगा अपने होगा कुछ नहीं, क्या होगा दोनों इक्वल में रखेंगे तो अब अपन पास इक्वल में छोड़ो, अब अपने को OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर अपन ने ये OP और ये OQ निकाला तो अपने OP स्क्वायर निकाला, तो बाद में करो या पहले करो, अभी बाद में अगर रखेंगे थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा तो फिर हम यही करते थे कि OP है इधर अपन इसको स्क्वायर करते हैं तो इधर अंदर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 इधर क्या हो जाएगा OP स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट हट जाएगा ना a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर। ठीक, देखो अपने पास क्या है OP स्क्वायर आ गया और OQ स्क्वायर आ गया, तो हम लोग क्या प्रूव करना a प्लस b स्क्वायर दोनों क्वेश्चन क्या है OP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो अपने पास OP स्क्वायर OQ स्क्वायर दोनों में क्या है तो रखना मान लो a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर। ठीक, अब देखो a स्क्वायर cos थीटा और a स्क्वायर sin थीटा तो इसको साथ में लिख सकते हैं, तो कैसे होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस देखो क्या किया अपन ने थोड़ा हाईलाइट कर दो ताकि तुमको समझ में आ जाए। देखो a स्क्वायर और a स्क्वायर sin थीटा उसको अपन एक पेयर में लिख दिया होगा, ठीक है b स्क्वायर sin थीटा और b स्क्वायर cos थीटा उसको अपन एक पेयर में क्यों लिख दिया क्योंकि अपन इसमें से आप कुछ चीज कॉमन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हो ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कोस स्क्वायर। ठीक है, दो पेयर कर लिया और एक पेयर और एक पेयर पूरा ये। इस पेयर में से तुम क्या चीज कॉमन निकाल सकते हो, ए स्क्वायर मतलब क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से तुम क्या कॉमन निकालेंगे, बी स्क्वायर मतलब क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अपने को पता है साइन स्क्वायर का होता है ये क्या होता है, हमने पढ़ा है ना आइडेंटिटी पढ़ी। वन होती है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस यही प्रूफ करा कर देखो। क्वेश्चन बहुत सरल है लेकिन थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी घूमी हुई है ना। तो फिर से एक बार देख लो, अपन क्या कहते हैं पी और क्यू दे रखे थे, पी ए कोस थीटा बी साइन थीटा और क्यू माइनस ए साइन थीटा बी कोस थीटा है ना। वो क्या दे रखा था, होराइजन दे रखा था। होराइजन मतलब मूल बिंदु है ना, आपको पता है ना मूल बिंदु की संख्या होती है 0 0 होते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन ये है कि ओपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर इक्वल क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले पी वो निकाला एम क्यू ओ निकाला है ना, ओपी निकाला था हमारे पास क्या आ गया था अंडर रूट ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ना अपने अंडर रूट हटाने के लिए अपन ने क्या किया, ओपी को स्क्वायर में किया तो इधर अंडर रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर ये दोनों साइड स्क्वायर के इधर भी स्क्वायर के ऑटोमेटिक अंडर रूट हट जाएगा, समझ नहीं है ना, बात नहीं समझ। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने देखो देखा था सेकंड केस में कौन ओ क्यू कितना था माइनस ए साइन थीटा बी कोस थीटा वो 0 0 वही प्रोसेस के अपन अपने यहाँ पे कोई प्रोसेस किया है ना, ये वही लिख रहा है ना। अपन स्क्वायर के स्क्वायर करने पे इधर अंडर रूट हटेगा तो मैं क्वेश्चन इक्वल टू क्वेश्चन बता दूंगा, क्वेश्चन रखा ओपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको तो माना था ये इक्वल टू ये लाना था अपन, इसको तो बोल दो लास्ट में वैसे आ गया ना। इसको छोड़ के अपन ए कोस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक ओपी की वैल्यू प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो अपन फिर ए जो वाले हैं उनको एक पेयर बना के लिखा, बी वाले हैं उनको एक पेयर बना के लिखा दिखा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर। इसमें से अपन क्या कॉमन निकाला, ए कॉमन निकाला अंदर में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस इसमें से अपन बी स्क्वायर कॉमन निकाला अंदर में कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो पता है जो अपन आइडेंटिटी पढ़ी है इक्वल टू तो कौन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा सीधा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपोर्टेंट भी आता नहीं है तो एग्जाम थोड़ा देखेंगे एक बार इसको खुद सॉल्व करोगे तो समझ आए, क्योंकि इसका तो पूरा अलग है इससे है ना। वो इक्विलेटर ट्रायंगल वाला है, समबाहु ट्रायंगल वाला है तो हो तो जाएगा, लेकिन देखो उसमें सबसे पहले क्या करना कोऑर्डिनेट निकालना, वो बिल्कुल इजी निकल, लेकिन उसमें सारी जो साइड है उसको इक्वल में रख के फिर क्वेश्चन निकालना होगा। अपने एक्स के वैल्यूज निकालिए, एक्स की वैल्यू ऊपर निकालेंगे एक्स की वैल्यू निकली है ना, तो वो थोड़ा हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं उसमें उसको बताएंगे, उसको नहीं करके देखेंगे और देखो वो इतना बड़ा क्वेश्चन है पूरी एक ग्राम से जो होगी। ठीक है, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको फिर अपन देखेंगे, तब तक के लिए क्वेश्चन कर लेना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेसन 2 ऑन वायलेंस रीड कर रहे थे, जिसमें हमने ये देख लिया था कि एक ह्यूमन बीइंग को 2 टाइप्स के वायलेंस को फेस करना पड़ता है। वायलेंस अब तक आप लोगों ने जो नाम सुना था वो वायलेंस वो था जो हम फिजिकल वायलेंस से रिलेटेड समझते हैं, लेकिन यहाँ पर राइटर ने 2 टाइप्स के वायलेंस की बात की थी, एक इनवर्ड वायलेंस एंड देन फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस ऐसा कह सकते हैं कि वो वायलेंस है जो हमें फिजिकली चोट पहुंचाता है, जो कुछ टाइम में पर्टिकुलर टाइम पे ठीक भी हो जाता है, लेकिन
इनवर्ड वायलेंस इतना हार्मफुल है कि वो हमें डे बाय डे अंदर ही अंदर एक चिड़चिड़ा नेचर, एक गलत बिहेवियर और एक गलत डायरेक्शन देता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे थे कि एक इंसान को किस तरह इनवर्ड वायलेंस से दूर रहना चाहिए। इनवर्ड वायलेंस है क्या? इनवर्ड वायलेंस वो चीज़ होती है जिसे हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, हम किसी से जेलसी फील करते हैं, हम किसी को बैक खींचने की कोशिश करते हैं। बैक इन सेंस कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं और गलत तरीकों से कोई जो आगे बढ़ रहा है उसको गलत तरीकों से पीछे खींचना चाहते हैं। तो ये सारा इनवर्ड वायलेंस में आता है, जो आज हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं चलता रहता है। हर व्यक्ति को किसी न किसी की कोई ना कोई चीज़ बुरी लगती है और कभी वो बुरी चीज़ें इतनी हावी हो जाती हैं, हम इतनी नफरत करने लगते हैं कि हम गलत तरीकों का यूज़ करने लगते हैं। तो ये होता है इनवर्ड वायलेंस। अब हम इस लेसन को 2 पैराग्राफ जो थे इसके रीड कर चुके थे, हम 3rd पैराग्राफ पे आ जाते हैं। बट अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी। अब राइटर ने जो लास्ट हमारा पैराग्राफ था वो कहा था कि आप लोगों को इस वायलेंस के अगेंस्ट, आपको जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप, क्योंकि ये सब चीज़ें क्यों बताई जा रही है आप, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन है आप लोग, तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो इन सब चीज़ों को आपको चेंज करना होगा, इन सब चीज़ों को बदलना होगा। उसी सोसाइटी का आपको हिस्सा नहीं बनना है जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हर व्यक्ति कुछ नया क्रिएट करने की सोचता है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है, तो उस प्रॉब्लम से घबराना नहीं है और एक न्यू कल्चर, एक न्यू वर्ल्ड को क्रिएट करना है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। बट अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी। एक नया वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अ न्यू कल्चर इज नेसेसरी। एक नया कल्चर भी ज़रूरी है। द ओल्ड कल्चर इज डेड, बरिड, बर्न, एक्सप्लोडेड और वेपोराइज्ड। जो ओल्ड कल्चर है, कल्चर यानी कि संस्कृति से नहीं है, कल्चर यहाँ पे किसको कहा गया है? कल्चर इन सेंस कि जो लोगों के जीने का तरीका है। तरीका मतलब जैसे एक टाइम ऐसा था जब हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज पढ़ते हैं कि जब भगवान यहाँ पर धरती पर थे, वो एक अलग टाइम था। फिर धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, फिर और हम आज की जनरेशन तक आ जाते हैं। अब आज की जनरेशन का लिविंग स्टैंडर्ड कुछ भी हो, लेकिन लाइविंग स्टैंडर्ड क्या होता है कि हर व्यक्ति को, हर अपने पड़ोसी हो, चाहे अपना कलीग हो या कोई भी हो, उससे एक जेलसी की भावना उसके अंदर रहती है। तो यहाँ से कल्चर का मतलब वो है कि जो तरीकों से आप जीते आ रहे हैं वो सब बहुत पुराने हो चुके हैं, वो गलत हैं और उनकी जो वैल्यूज़ थी जो पुराने ज़माने की वो सारी चली गई है, वेपराइज्ड हो गई है, गायब हो गई है। तो आपको फिर से कुछ नया क्रिएट करना पड़ेगा, नया वर्ल्ड क्रिएट करना पड़ेगा। कोई ऐसी दुनिया जहाँ पर किसी को किसी से भेदभाव नहीं हो, किसी को किसी से कोई जेलसी नहीं हो, कोई किसी को आगे बढ़ने से रोके नहीं। तो इस तरह के वर्ल्ड को क्रिएट करना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर। तुम्हें एक न्यू कल्चर भी क्रिएट करना पड़ेगा। अ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस। जो न्यू कल्चर होगा वो वायलेंस बेस्ड नहीं होना चाहिए। वायलेंस बेस्ड मतलब कि जो आज के वर्ल्ड में हम जी रहे हैं ना, वो वायलेंस बेस्ड वर्ल्ड है। यहाँ पे हर व्यक्ति को, जैसे मैंने कहा, हर एक व्यक्ति को हर दूसरे व्यक्ति से एक घृणा का भाव रहता है, एक जेलसी की भावना रहती है, वो उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा। तो इस तरह का वायलेंस उस नए वर्ल्ड, उस नए कल्चर के अंदर नहीं होना चाहिए। The new culture depend on you because the older generation had built a society based on violence, based on aggressiveness, and it is this that has caused all the confusion, all the misery. तो अब यहाँ पे क्या है कि जो पुरानी जनरेशन है, पुरानी जनरेशन यानी कि हमसे जो आगे वाले हैं, उन्होंने एक कल्चर क्रिएट कर दिया है। अब आप, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, भ्रष्टाचार, ठीक है, आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है, एक दिमाग में एक थिंकिंग बन गई है कि आपको गवर्नमेंटल ऑफिसेज में कुछ काम निकलवाना है, अपना काम करवाना है अपना,
तो आपको अंदर जाके कुछ ना कुछ पैसे खिलाने पड़ेंगे। तो आप लोग उस कल्चर का हिस्सा हो चुके हैं, यानी कि कोई भी उस चीज को अपोज नहीं करता। किसी ने ये ट्राई नहीं किया कि हम एक बार मना करके तो देखें। एक थिंकिंग, एक माइंडसेट हो चुका है कि नहीं, हमें इसी प्रोसेस से चलना है कि हाँ हम लोग ये करेंगे और हम पैसे खिला देंगे और हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। कोई भी फालतू के उलझनों में पड़ना नहीं चाहता। तो ये जो ओल्ड सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये सोसाइटी जो ओल्डर जनरेशन थी, उन्होंने जो सोसाइटी बिल्ड की है, यहाँ पे कोई गलत बात यहाँ पे राइटर नहीं कहना चाह रहे। उनका मतलब है कि जो इस तरह का एक भ्रष्टाचार कहो कि इस तरह के लोगों की नीति कहो कि जो भी माइंड लोगों के इतने खराब हैं कि एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं, तो मुंह पे बहुत अच्छे रहते हैं, अंदर से उनके अंदर गलत भावना होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओल्ड जनरेशन की बिल्ड करी हुई सोसाइटी में हमें मिल जाती हैं। तो हम जो नया कल्चर, नई सोसाइटी क्रिएट करेंगे उसमें उन सब चीज़ों को दूर रखेंगे, यानी कि इन सब चीज़ों को हटाने के लिए सबसे पहले किसी को पहल तो करनी पड़ेगी ना। यानी कि जो भी सोसाइटी में, अब जैसे आप कोई ऑफिस में कोई काम लेके जा रहे हैं, वहां पर एक रूटीन सा बना हुआ है कि आप पैसे खिलाएंगे तो ही आपका काम होगा। तो आप अपोज करके तो देखो, आप आवाज उठा के तो देखो, किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना, किसी न किसी को तो पहला ये कदम उठाना पड़ेगा। इन सब हम गलत का साथ देते हैं तब गलत चीजें होती है, इसलिए गलत को रोकना बहुत ही जरूरी है। The older generation have produced this world and you have to change it. Older generation ने जो परंपरा बना दी है, इस परंपरा को हमें चेंज करना होगा। You cannot just sit back and say, I will follow the rest of the people and seek success and position. If you do, your children are going to suffer. आप लोग ऐसा नहीं कह सकते कि मैं पीछे हट के आराम से बैठ के देखूंगा, जो हो रहा है होने दिया, जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा, जिसको अच्छा लगेगा वो फॉलो नहीं करेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप फ्यूचर जनरेशन है। अब जैसे हम कहते हैं ना कि एक जो मैं अभी गलत परंपरा की बात कर रही हूँ ना, भ्रष्टाचार वगैरह की, तो ये एक शेड्यूल सा चला आ रहा है, किसी ने उसको बीच में ब्रेक करने की कोशिश नहीं की, तो उसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ रहा है? हमको भी, कि अब बिना पैसों के कहीं कोई काम होता ही नहीं है। आपको अपना काम कहीं निकलवाना है, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, तो एक साइकोलॉजिकल थॉट कहो या चाहे आप एक कह सकते प्रोसेस कहो, ये एक प्रोसेस का हिस्सा हो गया कि आप पैसा खिलाएंगे तब आपका काम होगा। तो इसका हर्जाना जैसे हम भुगत रहे हैं कि हमसे पहले किसी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की, तो इसको हम भुगत रहे हैं, वैसे ही आपकी आने वाली जनरेशन जो है वो भी इन सब चीज़ों को फेस करेगी। You may have a good time, but your children are going to pay for it. हो सकता है कि आपके इन सब चीज़ों से आपका टाइम अच्छा निकले, लेकिन आगे जो जनरेशन आएगी वो धीरे धीरे टाइम और ख़राब होता जाएगा, ये भावनाएं और ख़राब होती जाएंगी और धीरे धीरे इसका नुकसान आपकी आने वाली जनरेशन को उठाना ही पड़ेगा। So you have to take all that into account, the outward cruelty of man to man in the name of God, in the name of religion, in the name of self-importance, in the name of security of the family. तो ये सब कुछ जो भी चल रहा है, अब भावनाएं कौन कौन सी चल रही है? एक इंसान जो है वो गॉड के नाम पे लड़ता है, एक इंसान जो है वो धर्म के नाम पे भी लड़ रहा है, अपनी इंपॉर्टेंस के लिए लड़ रहा है, अपनी सिक्योरिटी, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए लड़ रहा है। तो यहाँ पर जितनी भी तरह की वायलेंस बताई गई है, यानी कि हमें सिखाया क्या जाता है, हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है कि भगवान एक है, हमें किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना। फिर भी देखिए आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी वायरल होती हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं माहौल खराब हो जाता है। तो इसको रोकने का काम किसका है? हमारा। तो ये सारी चीज़ें जितने भी तरह की बताई हैं, यहाँ पर अगर आप काम करते हैं तो ही आप एक सिक्योर लाइफ अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं। You will have to consider the outward cruelty and violence
and the inward violence which you do not yet know. और जब आप इन सब चीज़ों को देखते हैं, you will have to consider the outward cruelty and violence and in the inward violence which do not yet know. आप अभी जो मैं ये सब चीज़ें समझा रही हूँ ना, इन सब को समझेंगे नहीं. क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि जब तक आप उन सब चीज़ों को फेस नहीं करते हैं, आपको ये सब किताबें बातें लगती हैं. यानी कि आप जब उस वर्ल्ड में जाएंगे, जैसे से आप बड़े होंगे, आपको आप स्कूल लाइफ से कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज से ही आपकी पॉलिटिक्स है या कोई आपके प्रति जो गलत भावनाएं हैं वो वहीं से स्टार्ट हो जाएंगी. तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये हमारी लाइफ में गहरी होती जाती हैं और हम इनसे कभी बाहर नहीं आ पाते हैं. तो ये सारी चीज़ें जब आप फेस करेंगे तभी आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या मैं कहना चाह रही थी या क्या राइटर कहना चाह रहे थे. तो ये हमारा आज का एक पैराग्राफ जो था हमने कंप्लीट किया. आप इसको रीड करेंगे तभी आपको ये जो है समझ में आएगा. इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है ऑन वायलेंस का, और इसके जो आंसर बनेंगे लगभग उस तरह के बनेंगे कि आप लाइन टू लाइन आंसर नहीं बनाएंगे. आप इसको अपने मन से लिखेंगे तभी इसके प्रॉपर आंसर बन पाएंगे. इसलिए इस लेसन की लाइन टू लाइन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है समझना. इसको रीड करें. बाकी का हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में विशेषण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें विशेषण क्या है, विशेषण की परिभाषा के बारे में भी अध्ययन किया था. तो विशेषण जैसे कोई शब्द ले लिया, संज्ञा सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं. तो यहाँ पर हमें जैसे एक शब्द ले लिया आदमी, है ना, यह किसी न किसी संज्ञा, है ना, संज्ञा के प्रकार के अंतर्गत आता है. अब इस व्यक्ति की, है ना, कोई गुण के बारे में अपन ने बात करें, ईमानदार आदमी, तो जो हमारा ईमानदार शब्द था वो हमारा क्या बना, विशेषण. ये विशेषण है. और किसकी विशेषता, व्यक्ति की विशेषता, ये हमारा विशेष्य बना. जब विशेषण विशेष्य दोनों पिछली क्लास में हमने देख लिया था. इसके बाद विशेषण के बाद अब उसी विशेषण का प्रविशेषण भी होता है. प्रविशेषण वह होता है जिसमें विशेषण की विशेषता बताए. जब विशेषण हमारा ईमानदार है और यहाँ आदमी ईमानदार है, यहाँ पर प्रविशेषण अगर लगाना है तो हमें अगर आगे बहुत शब्द जोड़ दिया, ठीक है, बहुत ईमानदार आदमी, तो ईमानदार तो हमारा विशेषण है. विशेषण की विशेषता कैसा है, विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वहां पर प्रविशेषण जो शब्द आएगा. तो आज हम प्रविशेषण के बारे में देखते हैं. प्रविशेषण क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और प्रविशेषण किसे कहते हैं. तो प्रविशेषण में देखें वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते. पहले हम बात कर चुके कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं. तो जो संज्ञा सर्वनाम में जो भी शब्द आए, जो संज्ञा के प्रकार हैं उसके अंतर्गत जिसके उदाहरण हैं, सर्वनाम के प्रकार के अंतर्गत जो उदाहरण आते हैं उनकी जो विशेषता बताता है वो सब किस में आएगा, विशेषण में आएगा. और विशेषण की जो विशेषता बताई जाएगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रविशेषण कहलाता है. जैसे देखें मोहन बहुत मेहनती लड़का है. अब इस उदाहरण में देखें और दूसरा उदाहरण है राधा अति विनम्र लड़की है. इन दोनों उदाहरणों और वाक्यों को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि मोहन क्या है, संज्ञा है, राधा क्या है, संज्ञा है, क्योंकि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं. अब मोहन और राधा व्यक्ति का नाम है इसलिए संज्ञा हुई. लड़का और लड़की, ठीक है. फिर बहुत अति मेहनती विनम्र. अब लड़का और ये लड़की लिंग परिवर्तन के अनुसार, है ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द बता रहा है. अब यहाँ मोहन बहुत मेहनती लड़का है. अब लड़के की विशेषता कैसी है, मोहन की विशेषता कैसी है, मेहनती, ठीक है. राधा
जो लड़की है, और विशेषता कैसे, विनम्र लड़की है। जब मेहनती शब्द और विनम्र दो शब्द हैं, उनकी विशेषता बताई जाएगी बहुत और अति, इन दो शब्दों से बताई जाएगी। अब मेहनती और विनम्र हमारे क्या है, विशेषण शब्द हैं, तो बहुत और अति शब्द जो हमारे प्रविशेषण शब्दों के अंतर्गत आएंगे। अब आगे बढ़े। कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो मूल रूप में विशेषण होते हैं, क्योंकि वो जो मूल शब्द होते हैं मूल रूप में विशेषण होते हैं, किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से बनाए जाते हैं। कुछ तो मूल रूप में विशेषण होते हैं और कुछ जो संज्ञा से बनाए जाते हैं, फिर सर्वनाम से बनाए जाते हैं, फिर क्रिया से बनाए जाते हैं, या फिर अव्यय या अविकारी शब्दों से साथ प्रत्यय जोड़ करके, है ना। हम देखते हैं कि हमारे इस संज्ञा सर्वनाम में जो विशेषण की जो अवस्थाएं आती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, उसमें तरप और तमप प्रत्यय जोड़ करके भी बनाया जाता है। तो यहाँ जो विशेषण शब्द बनते हैं वो चार प्रकार से बनते हैं। एक तो संज्ञा से बनते हैं, तो संज्ञा से विशेषण शब्द कैसे बनते हैं, संज्ञा के साथ प्रत्यय जोड़ करके विशेषण शब्द बनता है। जैसे रंग हमारा संज्ञा है ना, संज्ञा शब्द है, इसमें इन प्रत्यय जोड़ने से रंगीन शब्द बना है। राष्ट्र संज्ञा शब्द है और प्रत्यय प्रत्यय जोड़ने से राष्ट्रीय शब्द बना है। और स्वर्ण, धन, इम, स्वर्णिम शब्द बना है। जो संज्ञा अर्थात चार प्रकार से विशेषण में कुछ शब्द तो मूल रूप में होते हैं, लेकिन कुछ शब्द विशेषण शब्द संज्ञा से बनाए जाते हैं, सर्वनाम से बनाए जाते हैं, क्रिया से बनाए जाते हैं और अव्यय अविकारी शब्दों से बनाए जाते हैं। अब सर्वनाम से कौन कौन शब्द बनाए जाते हैं, जैसे मैं सर्वनाम शब्द है, तुम सर्वनाम शब्द है, लेकिन इनके साथ एरा और हारा ये दो प्रत्यय जोड़ करके मैं धन एरा से मेरा शब्द बना है और तुम धन हारा से तुम्हारा शब्द बना है। जब सर्वनाम से कोई विशेषण शब्द बनाए जाते हैं तो वहां पर ये मैं और तुम, इनसे एरा और हारा दो शब्द जोड़ने से मेरा और तुम्हारा सर्वनाम से विशेषण बने हैं। अब क्रिया से विशेषण कैसे बनते हैं, वंदन शब्द और लूट शब्द, लूटना है ना, लूट शब्द लूटना, और वंदन से वंदनीय जो ये प्रत्यय जोड़ करके वंदनीय, और लूट धन मूल क्या है, लूट शब्द है, उसमें एरा प्रत्यय जोड़ने से लुटेरा एक व्यक्तिवाचक के रूप में किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराता है। तो यहाँ क्रिया से विशेषण ही बनते हैं। अब अव्यय शब्द से, है ना, अव्यय से भी अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, उनसे बनाते बाहर धन ईट बाहरी, पीछे धन ला पिछला शब्द भी इनसे ही अव्यय से बनता है। अब विशेषण की अवस्थाओं के बारे में देखें तो विशेषण की मूल तो तीन अवस्था होती है मूलतः। एक तो मूलावस्था, मूलावस्था में क्या होता है, एक से ही तुलना, उसी के बारे में उसी की विशेषता को ध्यान रखा जाता है, वहां मूलावस्था होती है। तो विशेषण अपने मूल रूप में रहता है, विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा होता है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है, विशेषण दो विशेषों की तुलना करता है। अब विशेषण दो विशेषों की तुलना, जैसे मोहन श्याम से सुंदर है, तो पहला मूल दोनों में विशेषता के जो कंपैरिजन किया जाएगा, तुलना की जाएगी, तो वो उसमें तुलनात्मक अवस्था होगी, वह होती उत्तरावस्था, जिसमें विशेषण दो विशेषों की तुलना करता है। तीसरा है हमारे उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है, अनेक विशेषों की तुलना में एक विशेष को, अब हमारे जैसे मोहन सभी विद्यार्थियों में श्रेष्ठ हैं, तो जब मोहन सभी विद्यार्थियों में श्रेष्ठ हैं तो क्या हो गया, पूरी क्लास में उसकी बात की गई है, पूरी क्लास में बात की गई है, तो सब में है, इसलिए वहां पर क्या होगी, उत्तमावस्था होगी। जैसे यहाँ देखें घर बड़ा है, अब मूल अवस्था में ही है, घर बड़ा है, वाक्य सामान्य है और उस मूल अवस्था क्या ही बोध कराता है। अब उत्तरावस्था में दो के, अब मोहन का घर सोहन के घर से बड़ा है। अब यहाँ है तुलना की गई, किसका घर, मोहन का घर किसके घर से, सोहन के घर से बड़ा है, तो यहाँ उत्तरावस्था हुई। और उत्तमावस्था में क्या होता है कि सब में, तो यहाँ पर आपका घर सबसे अच्छा है, तो किसी ने बता दिया आपका घर या आपका विद्यालय सबसे अच्छा है, तो यहाँ इन तीनों के बारे में अपन देखें तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इससे भी अगर आगे हम चलें तो यहाँ जैसे हमारे तरप, एक तो तरप और तमप, तरप और तमप प्रत्यय से भी बनते हैं। जैसे हमारा मूलावस्था में उच्च शब्द हैं, तो उत्तरावस्था में क्या हो गया, ये मूलावस्था, ये उत्तरावस्था और ये उत्तमावस्था, है ना। अब उच्च शब्द हैं तो उच्चतर और फिर उच्चतम, इसी प्रकार
पटु शब्द ले लें। पटु का अर्थ होता है पटु का अर्थ होता है चालाक, है ना। पटुतर और पटुतम, इस प्रकार भी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि इसमें फिर श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ शब्द था एक, है ना, जिसमें श्रेष्ठ का श्रेष्ठतम नहीं होगा, श्रेष्ठ अपने मूल रूप में ही रहता है क्योंकि श्रेष्ठ अपने आप में श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक है। तो ये अपना प्रविशेषण जो था वह टॉपिक खत्म होता है, विशेषण के अंतर्गत ही था प्रविशेषण। इसके बारे में क्रिया, जो हमने विकारी शब्द थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन चारों के बारे में अध्ययन कर लिया है। संज्ञा सर्वनाम मूल रूप में ही है जो आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ रखे हैं 6th क्लास से, लेकिन क्रिया और विशेषण इसलिए हमारे प्रविशेषण और क्रिया विशेषण जोड़ने के लिए ये टॉपिक, ये अध्याय हमने लिया। अब कल हम क्रिया विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिया विशेषण क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, अविकारी के अंतर्गत आते हैं, किस में आते हैं, वह देखेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। प्रीवियस क्लास जब अपनी हुई थी, लास्ट क्लास तक अपन ने जो लेसन पढ़ा था, उस लेसन के अंतर्गत अपन ने 5th लेसन की चर्चा की थी। 5वां लेसन पढ़ा था, रासायनिक यौगिकों का निर्माण देखा था, मिशेल देखा था, है ना। कई सारे अम्ल क्षार के बारे में अध्ययन किया था, कई सारे साइंटिस्ट की डेफिनेशन देखी थी, पीएच के बारे में पढ़ा था। वो रसायन का एक पार्ट था, केमिस्ट्री का एक पार्ट था। हमने 2-3 पार्ट केमिस्ट्री के पढ़ लिए थे, लेसन 2-3 केमिस्ट्री के हो गए थे। आज अपन क्या कर रहे हैं, एक फिजिक्स के लेसन से स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, है ना। फिजिक्स का एक लेसन है, लेसन नंबर 9, जिसका नाम है प्रकाश या लाइट, है ना। तो आज इसके बारे में हमें थोड़ा देखना है, उसके बारे में पढ़ना है। इसके अंदर अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रतिबिंब का निर्माण, है ना, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, एंड न्यूमेरिकल ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस और मिरर। ये सारी चीज़ें पढ़नी है अपने को। रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, तो कई सारी चीज़ें इस लेसन के अंदर पढ़ने मिलेगी अपने को। लेकिन उससे पहले अपन प्रकाश या लाइट के बारे में थोड़ा जान लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे तब जाके इसके परावर्तन और अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पे आ पाएंगे, है ना। डायरेक्ट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की बातें नहीं कर सकते, है ना। डायरेक्टली अपन रिफ्लेक्शन टाइप पढ़ लें और लाइट क्या है, बीम क्या है ना, बीम ऑफ बंडल ऑफ लाइट्स क्या होती हैं, ये अपने को पता ही नहीं, तो फिर अपन परावर्तन अपवर्तन को समझ ही नहीं पाएंगे। तो अपन देखते हैं प्रकाश के बारे में जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन के लिए या पूरे एक धरती के लिए, पूरे एक ब्रह्मांड के लिए, पूरे इस यूनिवर्स के लिए एक लाइट का, एक प्रकाश का जो सोर्स है वो सूर्य है ना। हम बिना प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी चीज़ को विजिबल नहीं कर पाते, देख नहीं पाते हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें आप सब जानते हैं ना, कि बिना प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, है ना, पॉसिबल नहीं है, है ना। जब सवेरा होता है या लाइट जब हम घर में लगाते हैं, जलाते हैं, तो जाके हमें कोई भी चीज़ विजिबल हो पाती है, हम एक दूसरे को देख पाते हैं, हम एक चीज़ को देख पाते हैं, किसी दूसरी चीज़ को देख पाते हैं। तो सारा देखना पॉसिबल किसकी वजह से, इस लाइट की वजह से, है ना। वरना क्या हो जाए कि अपन घर में घुसे और अंधेरा है ना, ऐसी कंडीशन आती है जब आप धूप में बैठे हों, धूप से उठ के एकदम से अंधेरे कमरे में चले जाएं, भले वहाँ लाइट है, अंदर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उस वक्त तुरंत से उन चीज़ों को, उन ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा आई का जो सेटलमेंट होता है, आई बॉल का जो सेटलमेंट होता है, वो देखने का जो तरीका होता है, आई का जो सेट है ना, फोकल बिंदु बना हुआ है, फोकस बना हुआ है, वो उस ताप के अकॉर्डिंग आ चुका है, उस लाइट के अकॉर्डिंग आ चुका है ना। तो दो तरह की घटनाएं होती हैं हमारे इसके अंदर, दो तरह की चीज़ें होती हैं आँख के अंदर, उस वजह से ये चीज़ें रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन नाम दिया जाता है, हार्मोन की वजह से ही देखना पॉसिबल होता है, एक सक्रिय प्रकाश में, एक मंद प्रकाश में। तो ये घटनाएं भी होती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। लेकिन अगर हम उठ के अंधेरे कमरे में चले जाएं, हमारा देखना बंद हो जाता है, फिर हम कोई स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जैसे ग्लो होता है, बल्ब लगता है, तो वैसे हमें सारी चीज़ें, सारी ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है।
तो देखने के लिए हमें या किसी भी चीज़ को विजिबल करने के लिए प्रकाश का होना बहुत या अति आवश्यक होता है, चाहे वो प्रकाश किसी भी माध्यम का हो। वैसे तो प्रकाश का सबसे बड़ा सोर्स सूर्य होता है, लेकिन ये सूर्य भी रात को अस्त हो जाता है ना, गति की वजह से। जैसे पृथ्वी की गतियाँ होती है ना, परिक्रमण, परिभ्रमण, ऐसी कुछ गतियाँ होती है ना, तो उस गति की वजह से क्या होता है कि हमारा सूर्य अस्त और उदय होता है। लेकिन सूर्य आप एक्चुअल में देखने जाएं तो सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ, कभी उदय नहीं हुआ है, घूमती सिर्फ हमारी पृथ्वी है। एक रिवोल्यूशन होता है, एक रोटेशन होता है, आप जानते हैं। एक की वजह से साल बनता है, एक की वजह से दिन रात बनते हैं, है ना। ये छोटी छोटी क्लासों में आप छोटी छोटी बातें सीख चुके हो, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही अक्सर बड़ा रूप बन जाती है जब बड़ी क्लास में अपन एंटर करते हैं ना। तो इन रोटेशन और रिवोल्यूशन या परिभ्रमण या परिक्रमण गति की वजह से ही ये क्या होता है, दिन रात बनते हैं, है ना। इन दिन रात की वजह से क्या होता है, हम दिन के अंदर तो ऑब्जेक्ट को आसानी से आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, उसको देख भी लेते हैं। और देखना सबसे महत्वपूर्ण अनुभव होता है। क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति नहीं बोल पा रहा है तो फिर भी वो दिन दुनिया की क्रियाकलाप कर लेगा बिना बोले। लेकिन कोई व्यक्ति अंधा है, ब्लाइंड पर्सन है ना, डीप और डम्ब है तो अलग बात है, लेकिन देख तो पा रहा है, इस प्रकृति की सुंदरता को वो अनुभव कर पा रहा है ना, इस नेचर की खूबसूरती को वो ले पा रहा है, सिर्फ किसकी वजह से, उस लाइट की वजह से, उस देखने के विजिबल की वजह से, है ना। तो लाइट का होना भी ज़रूरी है देखने के लिए, प्लस देखने के लिए हमारे आँखों का होना भी, सही रूप में होना भी ज़रूरी होता है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो लाइट के माध्यम से ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं ना। तो इस प्रकृति की सुंदरता को हम जो अनुभव कर रहे हैं वो देखने के माध्यम से ही अनुभव किया जा रहा है। तो देखना या सी, है ना, इस यूनिवर्स का, हमारे शरीर का सबसे अच्छा अनुभव होता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पर्सन को, किसी भी मटेरियल को देख के ही ये आभास कर सकते हैं कि उसका नेचर कैसा होगा, है ना। हम देखते ही ये पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का प्राणी, किस प्रकार का जंतु हम देख रहे हैं, किस प्रकार का जंतु हमारे सामने से जा रहा है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती है कि हमारी आंखों का सही होना और लाइट का सही होना, दोनों तरह की चीज़ों का सही होना हमारे लिए बहुत या अति आवश्यक माना जाता है ना। तो इस लेसन के अंदर हम मुख्यतः इन्हीं सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, है ना। और देखना पॉसिबल कैसे होता है, हम आखिर ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं। लाइट तो होती ही है, लेकिन अंधों के लिए क्या वो लाइट नहीं है, अंधों के आंखों में रोशनी दी जा रही है, तो कुछ हद तक उनकी आई बॉल के अंदर का जो रेटिना है वो डैमेज हो चुका है, उस वजह से उनको सही तरीके से आभास नहीं होता देखने का, है ना। तो हमारा देखना कैसे पॉसिबल होता है, जब प्रकाश की लाइट या प्रकाश की किरण या लाइट की बीम जब किसी ऑब्जेक्ट पे टकराएगी, टकराने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होगा यानी परावर्तन होगा, परावर्तन होने के बाद हमारी आँख के अंदर एंटर होगी वो बीम या किरण, फिर किरण जाके कहाँ, रेटिना पे स्ट्राइक करेगी, रेटिना पे टकराएगी, रेटिना पे टकराने के बाद फिर से परावर्तन होगा और फिर ऑब्जेक्ट पे गिरेगी। ऑब्जेक्ट के गिरने के बाद हमें वो ऑब्जेक्ट या वस्तु दिखाई देगी। कितना महत्वपूर्ण काम हो रहा है देखो, जैसे ये सन है, यहाँ से लाइट आई, सूर्य की किरणें आई बहुत सारी, है ना, बहुत सारी बीम होती है, बंडल ऑफ बीम नॉन एज लाइट, है ना। तो ये क्या होगी, हमारे आँख के अंदर एंटर होगी, है ना। मान लो ये आई होगी, आँख के अंदर एंटर होगी, आँख के अंदर एंटर कब होगी, या तो सीधी होगी या क्या होगी, मान लो कोई फर्नीचर पड़ा, टेबल पड़ा, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा, यहाँ से टकराया फिर आँख के अंदर एंटर हुई। तो कुछ किरणें तो सीधी भी एंटर हो जाती हैं और कुछ किरणें टकराने के बाद एंटर होती हैं। वैसे तो हमारे इस नेचर के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर, इस वायुमंडल के अंदर, है ना, इस एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग स्पेयर्स हैं, है ना। आपने छोटी क्लास में पढ़ा 7वीं 8वीं में, स्ट्रेटोस्फीयर्स, लोनोस्फीयर्स, मीजोस्फीयर्स, समताप मंडल, श्रोभ मंडल, है ना, ओजोन मंडल, आयन मंडल, ऐसे कई सारे मंडल पड़े हुए हैं। तो हमारे इस एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, धूल के कण, लाइट के अंदर के पार्टिकल्स, है ना, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो लाइट को सीधे यहाँ नहीं आने देती। हम जो सीधा प्रकाश देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और बाहर उजाला दिख रहा है, वो परावर्तन की वजह से, वहाँ लाइट गिर रही है, ज़रूरी नहीं है ना, कि सूर्य की किरणें हर जगह पर गिर जाएं, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सूर्य की किरणें आती है तो एनवायरनमेंट में एंट्री करने से पहले कई सारी चीज़ों को टकराती हैं, मिट्टी के कणस होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, उनसे टकराने के बाद वो किरणें फैल जाती हैं। फैलने के बाद क्या होती है,
हमारे इस एनवायरनमेंट में आके हर ऑब्जेक्ट से टकराती हैं। टकराने के बाद वो ऑब्जेक्ट से टकराई हुई किरणें हमारे आंखों के अंदर एंटर करती हैं। आंखों में एंट्री करने के बाद क्या होता है, फिर से किसी ऑब्जेक्ट पे गिरेगी, तब जाके वो ऑब्जेक्ट हमें देख पाएंगे। तो इतनी सारी एक्टिविटी, इतनी सारी क्रियाविधि होगी, तब जाके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो परावर्तित प्रकाश का आंखों के अंदर घूमना, आंखों से रेटिना पे टकरा के पुनः किसी ऑब्जेक्ट पे गिरना, उस गिरने की वजह से ही किसी ऑब्जेक्ट का दिखना हमारे लिए पॉसिबल हो पाता है। तो लाइट और रेटिना दोनों का उसमें इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है। तो ये टेबल से टकरा के एंट्री करी, एंटर करते ही अगर किसी दूसरी चीज़ पे गिरी तो वो चीज़ हमें दिखाई देगी। तो रेटिना से वापस परावर्तन होके कोई ऑब्जेक्ट पे गिरेगी, तब जाके हमारा दिखना पॉसिबल होता है ना। और रेटिना के देखने के बाद, अब रेटिना पे गिर गई, वापस परावर्तित हो गई, किसी ऑब्जेक्ट पे गिर गई और ऑब्जेक्ट हमें दिख गया, लेकिन वो आँख जो उस वस्तु को देख रही है वो पहचान नहीं पाती ये वस्तु कौन सी है, इस वस्तु का नाम क्या है, इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, वो आँख नहीं पहचान पाती। ये सारा पहचानने का काम किसके द्वारा हो रहा है, मस्तिष्क के द्वारा। तो रेटिना के अंदर गई, ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरी, फिर वहाँ से संवेदनाएं, इम्पल्सन्स, सेंस, वो कहाँ जाएंगे, आपके मस्तिष्क में पहुँचते हैं। मस्तिष्क में पहुँचने के बाद हमें पता चलता है, जैसे हम टॉर्च लेकर रात को निकल जाएं, रोड पर जा रहे हैं, अचानक रोड पे सांप दिख जाए, है ना, तो मस्तिष्क ने पहचाना वो सांप है, आँख ने देखा है, सिर्फ आँख ने पहचाना नहीं है कि वो सांप है, मस्तिष्क पहचान रहा है। तो वो संवेदना मस्तिष्क को गई, मस्तिष्क ने वापस ध्यान केंद्रित किया कि ये चीज़, ऑब्जेक्ट, ये नाम होता है। तो सारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इस मस्तिष्क से हो रहा है, लेकिन अंगों का जुड़ाव उस मस्तिष्क से बना हुआ है। तो वो मस्तिष्क तक इम्पल्सन जाता है, तो मस्तिष्क उसको डिसीजन लेके बता देता है ये वस्तु ये। जैसे पापा घर में मान लो कोई चीज़ मंगाते हैं कि जा बेटा पेन लेके आ, तो पेन को देखने का काम तो आँख कर रहा है, लेकिन उस पेन को पहचानने का काम मस्तिष्क कर रहा है कि ये पेन है ना। तो सारी चीज़ें आपस में इस तरह से इंटरकनेक्टेड हो चुकी हैं, इंटरकनेक्टेड होती है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब वस्तु क्या होती है, कुछ वस्तु तो ऐसी होती है जो सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, कुछ वस्तु ऐसी होती है जो उसमें से कुछ किरणों को परावर्तित कर लेती है, सारों को अवशोषित नहीं करती, और कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनमें से किरणें आस पार प्रवेश कर जाती हैं। तो ऐसे 3 प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं। जैसे एक वस्तु तो वो होगी पूर्ण अवशोषण वाली, कौन सी, पूर्ण अवशोषण वाली। दूसरी कौन सी होगी, आंशिक अवशोषण वाली। एक क्या होगी, पूर्ण परावर्तन वाली। और एक क्या होगी, आर पार जिसमें निकल जाए प्रकाश। तो ऐसे भी कई सारी वस्तुएं बांट सकते हैं अपन। पूर्ण अवशोषण वाली कौन सी होगी, जो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का पूर्णतः अवशोषण कर लेती हैं, प्रकाश का यानी लाइट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, टोटली प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है, वो क्या कहलाएगी, उस वस्तुएं का कलर होगा काली वस्तुएं। वो कौन सी कलर की होगी, काली वस्तुएं। इसलिए कहते हैं ना कि गर्मी के अंदर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जब गर्मी के अंदर काले कपड़े पहनते हैं तो काला कलर प्रकाश का अवशोषण करता है, तो अत्यधिक मात्रा में वो प्रकाश को खींच लेगा अपनी तरफ, अत्यधिक क्या, सारा प्रकाश खींच लेगा, और वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। तो हमें गर्मी का आभास ज़्यादा होने लगेगा। तो गर्मियों के दिनों में लोगों को इसलिए समझाया जाता था ब्लैक कलर के या डार्क कलर के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। आंशिक अवशोषण क्या होगा कि कुछ वस्तु ऐसी होगी जिसमें से प्रकाश की किरणें टकराएगी, कुछ अवशोषित होगी, कुछ वापस रिफ्लेक्स हो जाएगी, कुछ परावर्तित हो जाएगी। वो कलरफुल वस्तुएं होंगी, कलर युक्त, नीली, पीली, हरी, ठीक है, ऐसी कलर होगी। एक क्या होगी, पूर्ण परावर्तन, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जहाँ पे प्रकाश किरण आई, कुछ भी किरणें अवशोषित नहीं हुई, एक भी लाइट की बीम एब्जॉर्ब नहीं हुई, पूरी तरह से सारी किरणें, सारी बीम जो थी, सारी लाइट की रेज जो थी, वो सारी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। वैसी वस्तुएं कौन सी कलर की होगी, सफ़ेद कलर की। और एक आर पार की होगी, वो क्या कहलाएगी, पारदर्शी, जैसे कांच। तो जिसके अंदर क्या होती है, लाइट आर पार चली जाती है, वो पारदर्शी वस्तुएं बन जाती है। जैसे दीवार है आपकी, दीवार के इधर से टॉर्च मारा, उधर कमरे में टॉर्च की लाइट नहीं जाती है, तो ये क्या होगी, अपारदर्शी वस्तु होगी।
कुछ होगी जो पारदर्शी होगी, जैसे कांच, कांच के आर पार लाइट मारो तो इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाती है, वो पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। तो आर पार इस तरह की 3 वस्तुएं कहलाती है, आपने 3 तरह की पढ़ी हुई है, एक तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और जिसके अंदर बिल्कुल ही लाइट जा नहीं सकती। तो ये पारदर्शी, सफ़ेद, कलर युक्त और काली कैसे हुई पता चला, लाइट के अवशोषण के आधार पर, मतलब जो रेज है उसके एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग ये 3-4 तरह की वस्तुएं हो सकती हैं, जिसमें एक का कलर पूरी तरह सफ़ेद हो जाए, एक का कलर पूरी तरह से काला हो जाए, एक कलर युक्त हो जाए और एक पारदर्शी हो जाए। तो लाइट के अकॉर्डिंग भी या वस्तुओं को डिसीजन दिया जा सकता है कि इस तरह की वस्तुएं हो सकती हैं, ऐसी वस्तुएं देखी जा सकती हैं। तो ये भी कई तरह की होती हैं। तो हमने प्रकाश के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लिया। इस प्रकाश के अकॉर्डिंग अब क्या होता है कि प्रकाश के आधार पर हम कई सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे हम डेली लाइफ में कई सारा अनुभव करते हैं। जैसे हमारे प्रकाश पीछे गिर रहा है, हमने कई जगह छाया देखी है, परछाई देखते नहीं देखते, परछाई या छाया है ना, तो शेडो, जिसको क्या बोलते हैं शेडो। तो उन शेडो को देखते हैं, उन परछाई को देखते हैं। परछाई भी या शेडो भी कब बनता है, जब लाइट की उपस्थिति होती है। बिना लाइट में प्रकाश, बिना प्रकाश की उपस्थिति में हमारी छाया या शेडो नहीं बनता है। और वो भी कब बनता है, कैसे बनता है, जब प्रकाश की लाइट हमारे पीछे हो तो हमारा शेडो आगे बनता है, जब हमारे फ्रंट में हो तो शेडो पीछे की तरफ बनता है। आपने देखा होगा सुबह और शाम जो छाया की लंबाई होती है वो अधिक होती है, दिन के समय छाया की लंबाई कम हो जाती है ना। पेड़ पौधों की देखें चाहे हमारी देखें, और अंधकार में छाया की लंबाई या छाया बनती नहीं है। तो छाया और शेडो भी कब बनते हैं, जब प्रकाश की उपस्थिति या लाइट की प्रेजेंस होती है। तो लाइट हमारे दैनिक जीवन में कई सारे इंपॉर्टेंट काम करवाती है। बिना लाइट के हमारे लाइफ में रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि लाइट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कई सारे इस एनवायरनमेंट की, कई सारी नेचर की चीज़ों को हमें ज्ञान या अवबोध कराती है, नॉलेज देती है, एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होता है। तो इस लाइट के बेस पे अपन ये सारी चीज़ें तो अभी डिस्कशन कर ली है ना, ये मेन लेसन का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन एक बैकग्राउंड बनाते हैं, एक बेस बनाते हैं लाइट के अकॉर्डिंग। तो हमने लेसन को स्टार्ट कर लिया है। तो जब भी अपनी अगली क्लास होती है, अपन लाइट के अकॉर्डिंग, उस प्रकाश की किरण के अकॉर्डिंग परावर्तन और अपवर्तन या परावर्तन के प्रकार, लेंस के प्रकार, दर्पण के प्रकार के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Good morning, students. Now, in the topic of economic reforms, first we completed liberalization, second privatization, and now we move on to globalization. Globalization, अभी हमने पहले देखा था कि because of liberalization, the boundaries of countries were open for each and every country, so that they could invest or they could contribute in production sector. अब ये देखिए globalization. After 1990s, at present, first of all, we will talk about 2020. In present, there are more than 500 multinational companies working in India. उसका रिजल्ट क्या हुआ है, पहले इसको बाद में देखते हैं। रिजल्ट ये हुआ है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, इट हैज़ रीच्ड अप टू अ लेवल ऑफ द अदर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज। आप ये देखिए कि इफ़ वी टॉक अबाउट 1990, तो 1990 का सिनेरियो ये था कि अमेरिका हमारे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था। बट इन जस्ट दिस 30 ईयर्स, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, आफ्टर लिबरलाइजेशन, हमारी जो कंडीशन है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू देम। अगर वो आज इफ़ दे आर यूजिंग हाईटेक मोबाइल्स और इंटरनेट फैसिलिटीज़, सेम थिंग आर वी डूइंग इन आवर कंट्री। सो तो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ है कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो ऊपर आ गई है। हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट रहते हैं, और प्लस जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो भी बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को से प्रभावित हो गई है। जो कंज्यूमर है उसको फ़ायदा ये हुआ है कि ही इज़ अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस। आपको एक जूता खरीदना है, 50 कंपनी के जूते मिलेंगे। बिफोर दिस ऑल दिस हैपन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैपन, आपको केवल बाटा ही मिलता था। सो नाउ कंज्यूमर हैज़ ऑल्सो अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन
कि हाउ मच मनी इन हिज पॉकेट ही इज कैरिंग, उतना उसका वो माल मिल जाएगा. सो द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर हैज़ रोज अप, वो ऊपर उठ गया है. क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर एक व्यक्ति 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है तो आप 10 लाख की गाड़ी में घूम के भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी यू आर एबल टू स्पेंड. तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट है. नाउ लेट्स स्टार्ट. ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू यूनिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी इनटू वर्ल्ड इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड में फैलाना. ग्लोबलाइजेशन इज सच अ प्रोसेस थ्रू विच नेशनल इकोनॉमिक्स एक्सपाउंड आउट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज. ये स्टार्टिंग करने वाला कौन था? स्टार्टिंग करने वाला अमेरिका था. उसने अपनी कंपनीज को अपनी बाउंड्री से बाहर निकाला एंड दोज कंपनीज केम आउट from the boundaries of America to Asia and Africa. Globalization increases economic openness and economic dependence between countries. अब क्या होता है उसके अंदर? फर्स्ट देखिए, अंडरलाइन कीजिएगा, फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उनकी वस्तुएं, उनकी सेवाओं का आवागमन होता है. फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, उनकी पूंजी लगती है. सपोज सी दैट इफ एनी बड़ी जो यूनिट्स होती है, कोई बड़ी फैक्ट्रीज होती है, इफ इट इज सेटअप इन इंडिया, तो उनका कैपिटल, उनका पैसा सारा यहाँ पर इन्वेस्ट होता है. अगेन द चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज, तो हमको रोजगार भी मिलता है. एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल मार्केट, फ्री फ्लो ऑफ लेबर, श्रम जो मिलता है, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी आदान प्रदान होता है, एंड स्प्रेड ऑफ नॉलेज. एंड अपार्ट फ्रॉम सबसे बड़ा होता है तकनीकी ज्ञान between various nations is included in various dimensions of globalization. After independence, अब क्या हुआ था? देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद का सिनेरियो. क्यों? ग्लोबलाइजेशन के पहले क्या था? इंडिया हैड पुट वेरियस बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, के कोई भी फॉरेन बिजनेस नहीं होगा. यानी इसीलिए तो इम्पोर्ट ड्यूटी उन्होंने लगाई थी कि कोई भी विदेशी कंपनी आकर के भारत में इन्वेस्ट नहीं करेगी और कोई भी व्यापार नहीं होगा. ये क्यों था? बिकॉज ऑफ वी हैड सफर्ड 200 years ऑफ स्लेवरी. तो हमको भी गुलामी बनाया गया था. वो आए तो पहले कंपनी बन के ही थे. सो नाउ वी वेर इन पोजिशन इन 1947 टू अगेन टेक रिस्क ऑफ अलाउिंग इन सच कंपनी टू इंट्रूड इंडिया. This was considered essential in order to provide protection to domestic producers from foreign competition. अच्छा, उस समय हमको पता था कि 1947 के बाद में कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? केवल लेबर था और रॉ मटेरियल था. तो उसके से जो प्रोडक्ट बनेगा और उनका जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर बहुत डिफरेंशिएस होगा. ये तो हम पहले भी देख चुके थे बिफोर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कि देयर वर बॉर्न फायर्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स. विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाई गई थी क्योंकि वो कपड़ा सस्ता था और हमारा कपड़ा महंगा था. तो ये तो हम पहले से जानते थे. सो द पॉलिसी लेआउट करने वाले जो थे उन लोगों ने तय किया कि हम फॉरेन कंपनीज को यहाँ पे नहीं आने देंगे. उस समय ये डिसीजन सही था. In the year 1991, the government decided that time has come when Indian producers should compete with world producers. अब जब उनको लगा कि the Indian industry is well established, कि अब उनको दरवाजे खोलने चाहिए, तब उन्होंने इसको बुलाया. It was believed that work ability of industries and quality of goods will be enhanced through competition. कि ये माना गया कि जितना कंपटीशन होगा उतना कंज्यूमर को फायदा होगा, हमारा जो गुड्स है वो अच्छी क्वालिटी का होगा और हम अच्छा हमारा भी प्रोडक्शन अगर अच्छा होगा देन वी विल एबल टू कम्पीट इन वर्ल्ड मार्केट. इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ? बैन फ्रॉम फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर लिफ्टेड. विदेशी व्यापार के ऊपर जो प्रतिबंध था हटा दिया गया और विदेशी निवेश को भी आमंत्रित किया गया टू लार्ज एक्सटेंट, बड़े पैमाने पर. ट्रेड ऑब्स्टिकल्स वर रिमूव्ड, व्यापार के जो बाधक थे, तत्व थे, जो बाधाएं थी वो हटा दी गई. एंड इम्पोर्ट्स वर फैसिलिटेड, और आयात को बहुत सरल कर दिया गया. बेरिंग अ फ्यू आइटम्स, मोस्ट ऑफ द आइटम्स हैव बीन अलाउड फॉर फ्री ट्रेड. कुछ चीज़ों को छोड़ करके लगभग सारी चीज़ों को हम लोगों ने अलाउ कर दिया है. मल्टीनेशनल कंपनीज आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. और इसी में मल्टीनेशनल जो कंपनीज है वो अपना बहुत बड़ा रोल निभा रही है. अब मल्टीनेशनल कंपनी, इसकी डेफिनेशन है, अंडरलाइन करना. अब मल्टीनेशनल कंपनीज वन ऐसी कंपनी होती है जो विच कंट्रोल्स एंड हैव ओनरशिप, जिसके ऊपर नियंत्रण होता है और बहुत सारी मालिक होती है अपॉन प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, जिसका प्रोडक्शन एक से अधिक कंट्री में होता है. नाउ इट इज एक्सचेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी इज टेकिंग प्लेस बिटवीन वेरियस कंट्रीज. अब क्या कर रहे हैं हम लोग? सर्विसेज, इंडिया अपने टेरिटरी सेक्टर में देखा था कि सबसे बड़ा कॉल सेंटर जो बन गया है, कॉल सेंटर सर्विसेज जो है वो इंडिया हायर देता है. तो अब टेक्नोलॉजी और सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है.
Development of information and communication technology has provided a rapid pace to globalization. और उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन या बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, जिसको हम दूसरे शब्दों में इंटरनेट बोल सकते हैं, उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा रैपिड पेस, तेज़ गति से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है. This has played a major role in spread of production and services in various countries. इनकी उत्पादन और सेवाओं को अलग अलग देशों में पहुंचाया. With the help of information and communication technology, India has also obtained the benefits of globalization by selling its services. तो इंडिया को क्या बेनिफिट मिला है? Because we had the benefits of globalization by selling its services. अपनी सेवाएं बेच रहे हैं इन इंटरनेशनल मार्केट, और वो सेवाएं हैं हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की, दैट इज कॉल सेंटर. The process of globalization has improved the allocation of resources in the entire world and has made them more functional. अब पहले क्या था, जो डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का है that is uneven, कहीं पर बहुत संसाधन है, कहीं पर नहीं है. तो जहाँ पर ज़्यादा है उसको दूसरे तक एक फिनिश्ड गुड्स में, जैसे वी टॉक अबाउट अवर इंडिया, तो शक्कर का बनती है, उत्तर प्रदेश में बनती है, बाकी हमारे कहीं नहीं बनती है या थोड़ी बहुत बनती है. तो जो जहाँ एक्सेस प्रोडक्शन है वो दूसरों को सप्लाई करके सारी की नीड्स को सेटिस्फाई करता है. यही हम कर रहे हैं ऑन ग्लोबल लेवल. प्रोडक्शन कोस्ट हैज बीन डिक्लाइंड बाय दिस, सॉरी यहाँ पे एक लाइन को किया, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इम्प्रूव द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द एंटायर वर्ल्ड एंड हैज मेड द मोर फंक्शनल. प्रोडक्शन कोस्ट अब बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्निक्स आ गई है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो गया है. देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे गिना जाता है. सपोज हमको एक बहुत बड़ा खड्डा खोदना है और तो हम उसके अंदर 10 लेबरर्स लगाते हैं, द कॉस्ट उस खड्डे खोदने की जो डिगिंग द डग विल बी मोर. आप उसकी जगह जैसी भी लगा दोगे तो आधे घंटे में खड्डा खोद के चली जाएगी. नाउ यूजिंग टेक्निक ऑलवेज लोअर्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स हैड बीन एनहेंस्ड. और उससे जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है ना तो क्वालिटी जो होती है उसकी और बढ़ जाती है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन याद रखना, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO have played an important role in implementing this profitable process of globalization and making it success. अब ये जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान रखता है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर किसी कंट्री का एक्सप्लोटेशन नहीं हो जाए, वापस वही वाली कंडीशन नहीं आ जाए जो इंग्लैंड ने सारे अपने उपनिवेश कॉलोनीज बना करके बनाई थी. सो इट इज़ लाइक अ वॉच डॉग, वो हमेशा एक निगरानी रखता है कि व्हाट दिस कंपनीज आर डूइंग. कभी कभी प्रोडक्शन करने के चक्कर में दे पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन ऑफ सम हैजर्डस प्रोडक्ट कमोडिटी, ऐसी सब चीज़ों के ऊपर वो दे ऑलवेज आर वॉच डॉग्स. तो जो दूसरी जो कंट्रीज है उनको हार्म नहीं होना चाहिए. इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रॉफिटेबल प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मेकिंग सक्सेस. WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995. अंडरलाइन करना है. इट परफॉर्म्स द वर्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसीज, सारी व्यापार नीतियां बनाते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय बनाते हैं बिटवीन नेशंस, दो राष्ट्रों के बीच में वो तालमेल बनाते हैं. इट ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स एंड कंट्रोल्स मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जो बहु व्यापार समझौते होते हैं उसके ऊपर भी नज़र रखता है और उसके ऊपर नियंत्रण भी रखता है. एंड प्रोवाइड्स अ सूटेबल फॉरम फॉर एग्रीमेंट, और उन समझौते के ऊपर एक सहमति बनाता है एंड डिस्कशंस ऑफ इट मेंबर नेशंस, और कोई भी चीज़ जो डिस्कस करनी होती है, समझौता करना होता है, सहमति लेनी होती है, वो सब लेती है. इट ऑल्सो सेटल्स ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन वेरियस नेशंस, और ये एक प्रकार की कोर्ट जैसा है जहाँ पर सारे आपके डिस्प्यूट्स भी सेटल होते हैं. In next topic, next class, we will study about the concept of Swadesi. Till then, again, revise all the 3 topics. Goodbye. गुड मॉर्निंग. अध्याय 2 भाग 4. अगली क्लास में पढ़ा था 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह शाही सेना लेकर दिल्ली से निकला. 2 माह तक वह मतलब अजमेर से होते हुए नाथद्वारा जो राजसमंद में है वहाँ तक आया, और वहाँ पर उसने खमनोर के जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर मोलेला नामक गांव पर उसने पड़ाव डाला, जहाँ महाराणा प्रताप को सूचना मिलती है कि मान सिंह सेना लेकर आ चुका है. तो महाराणा प्रताप ने वही गोकुंदा और खमनोर के बीच की जो पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है, हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर अपना पड़ाव रखा. क्यों रखा? क्योंकि वह ऐसी तंग घाटी थी कि जहाँ पर आदमी का एक बार प्रवेश तो हो जाता है, कर सकता है,
परंतु बाहर नहीं निकल सकता है। एक बार भीड़ में अंदर जा सकता है, फिर एक बार जाने के बाद बाहर मुश्किल से निकल पाता है। तो महाराणा प्रताप के लिए वह स्थिति उपयुक्त थी, क्योंकि अगर अंदर आ जाती है सेना, धीरे धीरे अंदर आ जाती है, तो युद्ध करने पर एक साथ वो बाहर नहीं निकल पाएगी और पहाड़ों से भी आक्रमण किया जा सकता है। तो मोर्चाबंदी के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था, जहां प्रताप के पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे। वहीं मुगल सैनिक भटक कर मेवाड़ के सैनिकों से हार सकते थे। या फिर उन जंगलों में भटक कर, पहाड़ियों में भटक कर भूखे प्यासे ही मर सकते थे। अब 2-3 महीने तक वहाँ पड़ाव रहा, 1.5-2 महीने, जैसे अप्रैल में आ गए थे तो मार्च, अप्रैल, मई और जून। 18 जून, ये तारीख याद रखनी है, 18 जून 1576 को प्राप्त काल युद्ध बेरी के साथ ही युद्ध शुरू हो गया। तो याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1578 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? अगर आता है तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ही आता है, क्योंकि मानसिंह तो केवल सेनापति था। तो युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 18 जून 1576 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना ही है। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में। अब युद्ध का पूरा विवरण अपन पढ़ लेते हैं, समझा भी सकता हूं पर अपन लेते हैं। देखो, महाराणा प्रताप का सेनापति था हकीम खां सूरी और इधर अकबर का सेनापति था मानसिंह। ये चीज भी याद रखनी है कि महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खां सूरी। अब यहाँ युद्ध के बारे में वर्णन है। राजपूतों ने मुगलों पर पहला बार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर से जान बचाकर भागे। इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम खां सूर का नेतृत्व सफल रहा। ये उसका सेनापति था, मतलब उसका नेतृत्व किया था महाराणा प्रताप की सेना का। मुगल इतिहास में बदायूनी, जो कि मुगल सेना के साथ था, वह स्वयं ही उस युद्ध में भाग खड़ा हुआ। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभावी मेहतर खां, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। देखो, युद्ध का महाराणा प्रताप की सेना ने जो युद्ध किया था, इतना आक्रमण युद्ध था, प्रहार किया था इतना तेज कि मुगल सेना भागने लगी, जान बचाकर भागने लगी। तभी उनके एक फौज का प्रभारी था मेहतर खां, जिसने ये झूठी अफवाह फैलाई सेना में कि अकबर स्वयं शाही सेना लेकर युद्ध में आ रहा है। तो इससे क्या है, उन मुगल सेना में एक जोश उत्पन्न हुआ और युद्ध के लिए वापिस मैदान में आ गए। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना हिम्मत बंधी और वह पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़े। राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान, जिसे रक्तताल कहते हैं आज में, ठीक है, युद्ध करते करते वह यहाँ जो उसके पास में हल्दीघाटी जो मैदान है, उसके पास का एक खुला मैदान है, उसे रक्तताल कहा जाता है, वहाँ तक आ गए थे। उसी समय मुगलों की शाही सेना के प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी सादड़ी का जाला मन्ना सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि अपना राज्य चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से जाएं, इसी में मेवाड़ की भलाई है। इनको भी याद करना है। बड़ी सादड़ी के जाला मन्ना, जिन्होंने महाराणा प्रताप के राज चिन्ह को धारण कर स्वयं ही महाराणा प्रताप को युद्ध से बाहर निकालकर स्वयं ने युद्ध लड़ा था और वीर गति प्राप्त हुए थे। जाला मन्ना इन प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव के स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया। कुछ इतिहासकारों ने इसे परिमाणिक विहीन यानी के परिणाम विहीन युद्ध कहा गया। कारण ये कि अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप या तो युद्ध में हार कर उसे बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया जाए,
या उसे मार दिया जाए, परंतु ये दोनों कार्य नहीं हुए थे। इस युद्ध अनिर्णित रहा था, न महाराणा प्रताप की जीत कह सकते हैं और न ही अकबर की जीत कह सकते हैं, इतिहासकारों का मानना है। परंतु अगर अपने इतिहास की ओर देखें तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, क्योंकि जिस प्रकार अकबर मेवाड़ को जीतने के लिए आया था वो नहीं कर पाया था। लेकिन इतिहासकारों की मान्यता है कि हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप पराजित हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं पराजय के लिए निम्न उत्तरदायी बताए जाते हैं। पहला, प्रताप ने परंपरागत युद्ध शैली अपनाई। प्रताप यदि घाटी के दर्रे के मध्य अपनी सेना को बिखरे रखता और मात्र सेना की प्रतीक्षा करता, जिससे वह उन्हें सक्रिय क्षेत्र में घेर कर पराजित कर सकता था। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण ये, सेना नायक के प्रतिकूल परिस्थितियों में जिस धैर्य, संयम और योजना की आवश्यकता होनी चाहिए थी, प्रताप में उसका अभाव था। मुगल सेना पहाड़ी क्षेत्र में और मेवाड़ सेना मैदान में लड़ने से ज़्यादा सक्षम नहीं थी। मुगल सेना पीछे हटने लगी, प्रताप की सेना उनका पीछा करते हुए बादशाहबाग मैदान पहुंच गए। परिणाम महाराणा प्रताप के प्रतिकूल रहे। प्रताप तीसरा कारण है, प्रताप का पहाड़ी क्षेत्र में हाथियों को काम में लेना उचित सैन्य निर्णय नहीं था। युद्ध के अंतिम पड़ाव पर प्रताप की हाथी सेना का मानसिंह के हाथी पर वार करना आत्मघाती सिद्ध हुआ। मतलब ये था कि जब महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, घायल क्यों हुआ? क्योंकि वह जो मानसिंह हाथी पर बैठा हुआ था, तो महाराणा प्रताप मानसिंह को मारने के लिए आगे बढ़े तो उस घोड़े ने हाथी के जो मुंह होता है सूंड के ऊपर, वहाँ पर दोनों पैर टिका दिए, तो महाराणा प्रताप ने भाले को जोर से फेंका था, तो मानसिंह तो नीचे झुक गया, भाला उधर चला गया साइड में। परंतु जो हाथी की सूंड में एक कह सकते हैं चाकू है या हथियार था, धार था, जिस पे जहर लगा था, जो चेतक पर लग गया था, जिससे चेतक घायल हो गया था। इसलिए महाराणा प्रताप को युद्ध छोड़ के जाना पड़ा। प्रताप ने अपनी दो सशक्त सैनिक टुकड़ियों को एक साथ युद्ध में झोंक दिया और निर्णायक दौर के लिए सैनिक दस्ता नहीं था। ये हो गया हल्दीघाटी का युद्ध और इसका परिणाम भी हो गया, और हार जो बताई है उसके कारण भी ये 4 बता दिया। अब हल्दीघाटी युद्ध के बाद का जो संघर्ष है, जो हम अगली क्लास में पढ़ें।